हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन जो होता है वह किस प्रकार से होता है और कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं दोस्तों हमारे पाचन तंत्र में। और दोस्तों, भोजन को पचने के लिए एक विशेष प्रकार के जूस जो है हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, जो कि भोजन मिलकर भोजन को पाचन करते हैं, जिसको हम सहायक अंग बोलते हैं। सहायक अंग में दोस्तों जैसे लार ग्रंथियाँ हो गई, मुंह में होती हैं दोस्तों लार ग्रंथियाँ, ये लार का उत्पादन करती हैं। यकृत लीवर में भी दोस्तों कुछ जूस निकलते हैं, पित्ताशय गाल ब्लैडर से भी जूस निकलते हैं, अग्नाशय से भी जूस निकलते हैं और दोस्तों आंतों में भी कुछ जूस निकलते हैं, यानी रस निकलते हैं, जो कि भोजन में मिलकर भोजन को पाचन करते हैं। यदि दोस्तों ये सहायक अंग से कोई जूस नहीं निकलेंगे, रस नहीं निकलेंगे और भोजन में नहीं मिलेंगे तो हमारा भोजन जो है अच्छी तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। मुख्य अंग में देखेंगे दोस्तों, भोजन का मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं जहाँ से पाचन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मुंह से ही पाचन शुरू होता है। इसके बाद ईसोफेगस, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा और गुदाशय, यहाँ से दोस्तों भोजन पास होता है, लास्ट में यहाँ पर पहुँचता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक एक अंग को कि कौन से अंग में किसका पाचन होता है। दोस्तों, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो कई प्रकार से उसमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी दोस्तों पाया जाता है। तो कौन कौन सा जो मिनरल्स यानी न्यूट्रिशंस होते हैं वो कौन से अंग में पाचन होते हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, माउथ यानी मुंह से शुरू होता है पाचन। आप दोस्तों खाना मुंह में रखते हैं, वहीं से हमारा भोजन का पाचन शुरू होने लगता है, वहाँ से शुरू होता है भोजन की प्रक्रिया। दांत जो होता है दोस्तों भोजन को चबाते हैं, जिससे वह छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया जाता है। आपको पता होगा कि हमारे वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। दांतों के लिए हम अगली से वीडियो बनाएंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मुंह में भोजन, अभी हमने बताया कि मुंह लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि भोजन में लार को मिश्रित करती हैं, जो कि भोजन को गीला करती है और एंजाइम जो एमाइलेज होता है या स्टार्च को तोड़ता है। जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है वह स्टार्च का ही रूप होता है, छोटे छोटे ग्लूकोज के अणु होते हैं जो मिलकर स्टार्च बनाते हैं। दोस्तों भोजन में एमाइलेज एंजाइम जो होता है स्टार्च को तोड़ता है और भोजन को गीला करता है, ये लार का काम है। दोस्तों मुख का इतना काम हो गया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। याद रखना, मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है और इसमें एमाइलेज पाया जाता है जो मनुष्य के लार में पाया जाता है, जो कि स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। मुख में पाचन की प्रक्रिया और किस प्रकार होती है दोस्तों। मुंह में पाचन की प्रक्रिया को मौखिक पाचन कहते हैं। यह पाचन की शुरुआत होती है, जिसमें भोजन के पहले पचने की प्रक्रिया शुरू होती है। मुंह में पाचन में मुख्यतः दो प्रक्रियाएं होती हैं। जब भोजन को चबाना हो गया, जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं और दांतों की मदद से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को दोस्तों चबाना कहते हैं। दोस्तों यदि आप बिना चबाए भोजन को सीधे निगल जाते हैं तो इसमें बहुत कठिनाई होती है, इसलिए भोजन को छोटे छोटे आकार में तोड़ा जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है, इसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं भोजन में आसानी तरीके से घुल जाते हैं और जैसे भोजन में घुल जाते हैं दोस्तों इसका पाचन आराम से हो जाता है। सलाइवा भी मिलाया जाता है दोस्तों, मुंह में जो लार होता है सलाइवा होता है, इसका उत्पादन किया जाता है और एंजाइम जो होते हैं वो भोजन में मिलते हैं, जो कि स्टार्च को शर्करा यानी शुगर से ग्लूकोज में बदलने में मदद करते हैं। लार में दोस्तों जैसे कि पता है कि आपको पानी होता है, जो कि भोजन को नरम और गीला रखता है, जिससे भोजन को आसानी से निगला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों भोजन मुंह में पाचन स्टार्ट होता है। मुंह में पाए जाने वाले कौन कौन से एंजाइम होते हैं यहाँ पर देखते हैं। जैसे टाइलिन एंजाइम होता है, स्टार्च को शर्करा में माल्टोज में तोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जैसे कि आपने कुछ खाना खा लिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया है, अब वो पूरी तरीके से बॉडी में चले जाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मुंह में जो लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया को मुंह में नष्ट कर देता है और संक्रमण से बचाव करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। म्यूसिन होता है दोस्तों, जो लार को गाढ़ा करता है और भोजन को चिकना करता है। आपका लार जो होता है दोस्तों एक चिकना चिपचिपा यानी चिकना जैसे होता है, वो म्यूसिन एंजाइम के कारण ही होता है, जिसके कारण भोजन को आसानी से निगल सकते हैं।
लाइपेज एंजाइम होता है दोस्तों, ये वसा जो अपन खाना खाते हैं उसमें फैट होता है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने में मदद करता है। हालांकि ये मुंह में कम सक्रिय होता है, ये पेट में ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन यहीं से इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मुख का पाचन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद दूसरा अंग आता है, जहाँ से भोजन आपने मुख से अंदर कर लिया। अब उसके बाद जिस अंग से होकर भोजन अंदर जाता है उसको ग्रसनी या ईसोफेगस बोला जाता है। फार्निक्स या ईसोफेगस, ग्रसनी और अन्न प्रणाली इसको कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं। मुंह से भोजन साग ग्रसनी में प्रवेश करता है। जैसे मुंह से भोजन को आपने एंटर किया तब ये ईसोफेगस यानी ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी में अब क्या क्या होता है ये देखते हैं। ग्रसनी जो होती है दोस्तों भोजन को अन्न प्रणाली में भेजती है, वो वही पार्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है भोजन को पेट तक ले जाता है। एक मूवमेंट होता है दोस्तों, जैसे भोजन हम निगलते हैं अंदर लेते हैं तो एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। इस गति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, जिसके द्वारा दोस्तों यह भोजन अंदर जाता है। एसोफेगस यानी जो ग्रास नली होती है, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर। खाना निगलने के बाद दोस्तों उसे पेट तक पहुँचाना इसका मेन काम होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो निगलने के बाद इसी नली के द्वारा पेट यानी स्टमक तक जाता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो वह गले से एसोफेगस में प्रवेश करता है और वहाँ से पेट तक पहुँचता है। इस प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस कहते हैं, जिसमें एसोफेगस की मांसपेशियाँ भोजन को आगे की ओर धकेलती हैं। तो यह मेन फंक्शन है इसका। पेरिस्टालिसिस क्या होता है दोस्तों? पेरिस्टालिसिस ये एक प्रकार की लहरदार संरचना होती है जो मांसपेशियाँ जो होती है संकुचन और होती है और भोजन को आगे की ओर धकेलती है। यह प्रक्रिया दोस्तों हमारे बिना इच्छा से होती है, इसलिए इसको अनैच्छिक गतिविधियाँ कहा जाता है। एसोफेगस के बंद होने वाले वॉल्व, एसोफेगस में एक वॉल्व होता है दोस्तों, जिसके कारण से जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह वापस नहीं आता है, जिसको क्या बोला जाता है? LES, जिसको बोला जाता है एसोफेगियल स्प्रिंकलर। यह दोस्तों मेन काम इसका यही होता है कि जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये हमारे मुंह में नहीं आता है। यदि ये हमारे मुंह में वापस आ जाए तो दोस्तों बहुत हानिकारक होता है। उसको हम आगे देखते हैं। एसोफेगस की संरचना के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है डायरेक्ट। एसोफेगस की लंबाई कितनी होती है तो आप याद रखना 25 सेंटीमीटर। यदि इंच में बोला जाए तो 10 इंच होता है। इसकी संरचना दोस्तों मांसपेशियों से बनी होती है। इसके अंदर की जो परत होती है दोस्तों म्यूकस का मतलब वही होता है दोस्तों जो हमारी नाक में सर्दियों में निकलने लगता है, उसको म्यूकस बोला जाता है। इसकी जो परत होती है मतलब इसकी जो नलिकाएं होती है म्यूकस से ढकी होती है, जो भोजन को चिकना करने में मदद करती है ताकि यह आसानी से नीचे चला जाए। तो यह हो गया दोस्तों हमारा ईसोफेगस का काम। अब ईसोफेगस से दोस्तों भोजन हमारे पेट में आ गया। अब पेट में किस प्रकार भोजन जाता है तो क्या क्या होता है अब ये देखेंगे। पेट में दोस्तों गैस्ट्रिक जूस भोजन को पचाने का काम करते हैं। गैस्ट्रिक जूस दोस्तों होता है दोस्तों स्टमक में रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो स्टमक में पाया जाता है। जैसे स्टमक में भोजन पहुंचता है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें रिलीज होता है और उस भोजन में मिल जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिलता है तो उसमें जो भी बैक्टीरिया पाई जाती हैं वो वहीं पे नष्ट होती हैं और प्रोटीन को पचाने में उनका मदद हो जाता है। भोजन को दोस्तों जैसे भोजन हमारे स्टमक में पहुंचता है तो उसका नाम दोस्तों काइम हो जाता है। यह किस प्रकार होता है? क्योंकि आपने मुंह में आधा चबा लिया है तो अब और छोटे छोटे अवस्थाओं में वहाँ पर जाके टूटेगा तो इसको अर्धद्रव अवस्था में बदल दिया जाता है, जिसको काइम बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। यह दोस्तों एक प्रबल अम्ल होता है जिसका pH मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। यानी जितना ही कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्रबल होता जाएगा अम्ल। तो याद रखना 1.5 से 3.5 के बीच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? पाचन में सहायक होता है और प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्सिन एंजाइम को भी सक्रिय करता है, प्रोटीन को पाचन करता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
इसमें एक मेन फंक्शन पाया जाता है तो दोस्तों जो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और हमारे शरीर में संक्रमण से बचाव करता है। हमने मान लीजिए कोई बैक्टीरिया युक्त खाना हमने खा लिया या कोई बासी भोजन हमने कर लिया, तो जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने के बाद वो पेट में ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को संक्रमण होने से बचाव मिलता है। पेट के दोस्तों एसिडिक वातावरण को बनाए रखता है, जैसे कि ये आपने देखा कि 1.5 से लेकर 3.5 तक इसका पीएच मान होता है, इसलिए अम्लता बनाए रखता है। विटामिन B12 का भी दोस्तों अवशोषण करता है, जो कि रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। याद रखना, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मेन भूमिका निभाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कुछ और भी देखते हैं दोस्तों। यदि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्याएं होती हैं। जिसको गैस्ट्रिक अल्सर अपच हो जाता है दोस्तों, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्तर ज़्यादा होने की वजह से होता है। अब दोस्तों पेट में खाना HCl मिल जाने के बाद दोस्तों अब वह भोजन आगे बढ़ता है तो छोटी आंत में भोजन पहुंचता है। अब छोटी आंत में क्या क्या प्रोसेस होती है अब यहाँ देखते हैं। छोटी आंत में दोस्तों प्रक्रिया जारी रहती है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें दोस्तों पित्त रस वहाँ पर मिलता है, जो कि वसा को पचाने में मदद करता है। ये पित्त रस कहाँ से आता है दोस्तों, ये लीवर से आता है। जैसे भोजन छोटी आंत में पहुँचता है तो लीवर जो होता है वो हमने देखा था स्टार्टिंग वाली स्लाइड में कि ये जो सहायक अंग होते हैं वो पित्त रस का स्त्रावण करते हैं और छोटी आंत में इसको मिला देते हैं। तो अब यहाँ पर पित्त रस यहाँ पर मिल जाता है। अब ये दोस्तों क्या करता है, वसा को पचाने में मदद करता है। दोस्तों वसा जो होता है, फैट जो होता है, इतना आसानी से पचता नहीं है। तो जैसे इसमें वाइल जूस मिलता है तो यह आसानी से पच जाता है। कुछ एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, जो कि वाइल जूस का मेन काम है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। अब जैसे कि आपने खाना खा लिया दोस्तों, आप खाना खाते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि अब खाना खा लिए और डायरेक्ट पच गया और बाहर निकल गया। हम खाना खाते हैं दोस्तों कि उसमें से जो भी न्यूट्रिशन से पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में आ जाए। तो वो कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो ये छोटी आंतों से आना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी पोषक तत्व हमारे भोजन में पाया जाता है वो छोटी आंतों से अब धीरे धीरे ये हमारे बॉडी में अवशोषित होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार होते हैं दोस्तों, छोटी आंत में एक संरचना पाई जाती है जिसको विलाई बोला जाता है, और वो छोटे छोटे न्यूट्रिशन जो होते हैं वहाँ से अवशोषित कर लिए जाते हैं। उससे क्या क्या होता है, कौन कौन से अवशोषण होते हैं छोटी आंत में, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों अवशोषित होता है, प्रोटीन यहीं से अवशोषित होता है, फैट भी अवशोषित होता है, विटामिन और खनिज जो वसा और पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों, इनका अवशोषण छोटी आंतों से होता है। लैक्टोज दोस्तों जो दूध में पाया जाता है, इसका एंजाइम द्वारा टूटकर अवशोषित होता है। और इसके बाद दोस्तों भोजन अपशिष्ट बचता है, अब पूरी तरह से पच गया होता है छोटी आंत में भोजन, तो वो अब आगे बढ़ता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में क्या क्या अवशोषण होता है दोस्तों, बड़ी आंत में मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी जल होता है वह अवशोषित कर लिया जाता है, और जिस वजह से जो अपशिष्ट बचता है वो ठोस रूप में बंध जाता है। तो बड़ी आंत में दोस्तों जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अवशिष्ट पदार्थ को गाढ़ा होकर मल में बदल जाता है। जैसे इसमें से पानी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, मतलब बॉडी बड़ी आंत से पानी को अब जो अवशोषित कर लेती है, तो अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो गाढ़ा होकर मल में बदल जाता है। अब ये मल दोस्तों जाकर रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जिसको मलाशय बोला जाता है। बड़ी आंत में और भी कुछ पोषक तत्व जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं बड़ी आंत में, जो कि विटामिन के और कुछ अन्य पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। याद रखना यहाँ पर बड़ी आंत का यहाँ पर मेन फंक्शन ये हुआ। बड़ी आंत में कौन किस किस का न्यूट्रिशन का अवशोषण होता है दोस्तों, जैसे पानी का मेन पानी का पूछ लिया जाता है कि पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो पानी का अवशोषण दोस्तों बड़ी आंत से होता है। सोडियम और पोटेशियम जैसे लवण बड़ी आंत से ही अवशोषित होते हैं। विटामिन दोस्तों बड़ी आंत से ही अवशोषित होते हैं। तो याद रखना यहाँ पर विटामिन एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो दोस्तों विटामिन का पाचन दोस्तों हमारे शरीर में नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है
आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया दोस्तों, इसका पाचन होने के बाद ये छोटे छोटे अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम मानते हैं कि प्रोटीन का पूरी तरीके से पाचन हो गया। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो वह छोटे छोटे ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाते हैं। उस प्रकार दोस्तों विटामिन जो होता है वो ऐसे छोटे अणुओं में टूटता नहीं है, वो डायरेक्ट शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। तो याद रखना, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कौन सा न्यूट्रिशंस का पाचन नहीं होता हमारे शरीर में, तो विटामिन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। याद रखना, ये बड़ी आंत में कुछ विटामिन जैसे विटामिन के और विटामिन B12, इसका उत्पादन दोस्तों बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं उसका उत्पादन करते हैं। सभी बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया दोस्तों हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे बड़ी आंत में ये 2 बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन करते हैं। फाइबर को दोस्तों पूरी तरीके से नहीं पचाया जा सकता, लेकिन ये बड़ी आंत में आकर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जो फाइबर होता है हमारे भोजन में, जो फाइबर पाया जाता है, इसका पाचन तो इतना जल्दी हो नहीं सकता, इसलिए यह बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकालने में सहयोग करता है। रेक्टम और एनस, ये दोस्तों हमारे पाचन तंत्र का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है। अब बड़ी आंत में जो भी न्यूट्रिशंस थे वो सब अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो अब बचता है अपशिष्ट पदार्थ, जो कि जाके मलाशय या रेक्टम में इकट्ठा होता है। और रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद गुदा एनएस के माध्यम से शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह दोस्तों पाचन क्रिया का अंतिम चरण होता है, जो कि बहुत लास्ट हिस्सा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और आज की वीडियो के लिए हमने कुछ प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं, तो ज़रूर देखना, इसको लगाने की कोशिश करना, और यही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम एमाइलेज मुंह में किसका पाचन करता है? एमाइलेज जो होता है वह किसका पाचन करता है? तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो यहाँ पर उत्तर सही, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमने स्टार्टिंग में ही देखा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, जो कि स्टार्च के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुंह में लार का कार्य नहीं है? तो लार का कार्य क्या नहीं है दोस्तों? प्रोटीन का पाचन। दोस्तों भोजन को गीला करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, मुंह को संक्रमण से बचाना, ये सभी तीनों चीज़ लार का कार्य है। प्रोटीन का पाचन करना दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, जो कि पेट में होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों लार का पीएच मान होता है 6.2 और 7.6 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहार नलिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आपने देखा दोस्तों 25 से 30 सेंटीमीटर जो होती है आहार नाल की लंबाई होती है, जिसको इसोफेगस बोला जाता है। आहार नलिका में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अनवॉलेंटरी अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियों का मतलब ये होता है दोस्तों, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, अपने से कंट्रोल होती हैं। दोस्तों भोजन जो शरीर के अंदर जाता है वो क्या हमारे कंट्रोल में थोड़ी होता है, वो अनैच्छिक मांसपेशियां जो अपने आप से कंट्रोल होती हैं, इसलिए आहार नलिका में इस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। आहार नलिका के जो निचले हिस्से में मांसपेशी की भूमिका क्या होती है? आहार नलिका का जो निचला वाला हिस्सा होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? लोअर एसोफेंगियल स्पेक्टर, जो कि एक वॉल्व होता है जो कि पेट से वापस खाना मुंह में आने से रोकता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अत्यधिक उत्पादन किस समस्या का कारण बन सकता है? यदि हमारे पेट में अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन हो गया है तो किसका कारण बनता है? तो यह दोस्तों गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बनता है। आपने देखा है। पित्तरस में दोस्तों कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में किस बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है? तो ये दोस्तों सही उत्तर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? हमने देखा दोस्तों HCl का जो पीएच मान होता है बहुत अम्लीय होता है, यानी 1.5 से 3.5 तक होता है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जो बाइल जूस होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? वसा का पाचन करना, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पित्तरस में दोस्तों कौन सा मुख्य रूप से पाया जाता है एंजाइम? दोस्तों यहाँ पर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है बाइल जूस में पाया जाता है। इसी पिगमेंट की वजह से बाइल जूस का जो रंग होता है पीला और हरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी आंत में सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण किस भाग में होता है? दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम।
तो सबसे ज़्यादा अवशोषण पोषक तत्वों का कहाँ से होता है? तो यह दोस्तों इलियम से होता है, निचला भाग होता है इलियम, यही से दोस्तों पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों पर मौजूद जो विलाई होती है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहीं से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, तो विलाई का मेन फंक्शन यही है। छोटी आंत में किस अंग द्वारा पाचक रस का स्राव होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय तीनों से दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस जो है निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। तो इस प्रकार छोटी आंत में 3 प्रकार के जूस यहाँ पर मिलते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। छोटी आंत में दोस्तों कौन से विटामिन का अवशोषण होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में दोनों प्रकार के विटामिन जो कि वसा और पानी दोनों में घुलनशील होते हैं, तो दोनों का अवशोषण यहाँ पर होता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के सभी प्रकार के विटामिन का अवशोषण यहीं से होता है। बड़ी आंत के किस भाग में अधिकांश पानी और खनिज अवशोषण होते हैं? हमने पढ़ा था दोस्तों बड़ी आंत में पानी का और खनिज का अवशोषण होता है, तो कौन से भाग से होता है? तो यहाँ पर कोलन, याद रखना कोलन वाला भाग से यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? आपने देखा पानी और लवण का अवशोषण करना, यहाँ पर बड़ी आंत का मेन फंक्शन होता है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या होता है? हमने पढ़ा था दोस्तों बैक्टीरिया पाया जाते हैं बड़ी आंत में, उसका कार्य क्या होता है? तो यह क्या करते हैं दोस्तों? विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन कौन से होते हैं? बड़ी आंत में किस प्रकार के विटामिन अवशोषित होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों B12 और के यहाँ पर अवशोषित होते हैं बड़ी आंत में, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। रेक्टम के किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो मल निष्कासन में मदद करती है? दोस्तों जो हमारे रेक्टम में होती है वॉलंटरी मांसपेशियां होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक और अनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। वॉलंटरी मसल्स पाए जाते हैं दोस्तों जब हमें जाना होगा मल त्याग करने, तब वो मांसपेशियां वहाँ पर एक्टिव होती हैं। रेक्टम में मल के संग्रहण के बाद क्या होता है? जैसे दोस्तों हमारे मलाशय में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है दोस्तों? मल के निष्कासन के लिए संकेत भेजे जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, तो धीरे धीरे सिग्नल्स हमारे माइंड तक पहुंचता जाता है, तब हमें दोस्तों उसको बाहर निकालने के लिए सिग्नल मिलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताना कि आपके द्वारा कितने अटेम्प्ट किए गए प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया सिस्टम को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।